नमस्कार भैया बहनों। पिछले पिछली बार अपन ने कक्षा दशम का अध्याय 1 के बारे में अध्ययन किया था और उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए पिछली बार अपन ने विभिन्न प्रकार के महाजनपदों के बारे में अध्ययन किया। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के मध्य में जो जनपद उपस्थित हैं, राजस्थान के जो प्रमुख जनपद थे उनके बारे में जानकारी करेंगे। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों के उदय का देखने को मिलता है। जैसे जब यूनानी आक्रमण हुआ उसके कारण पंजाब की मालव, सिवी, अर्जुनायन आदि जातियाँ जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, काफ़ी बहादुर शक्तिशाली जातियाँ थी, ये राजस्थान में आई और यहाँ पर निवास करने लगी। ये जो जातियाँ अपन ने पढ़ी है अभी, ये इन जातियों के लोग भारत में आए और राजस्थान में आकर उन्होंने अपना निवास बना लिया। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ, यानी जनपदीय शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। राजस्थान के अंदर जो प्रमुख रूप से जनपद पाए जाते हैं, उस समय के जो जनपद थे, 4 जनपदों का उल्लेख किया गया है। उनमें जो 4 जनपद थे वो उनके अंदर सबसे पहले जांगल मत्स्य जनपद और सूरसेन और सिवी, इन जनपद ये राजस्थान के अंदर थे। जांगल जनपद के बारे में अपन जानकारी करें। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर ज़िले महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहलाते थे। जांगल प्रदेश क्या कहलाता था? बीकानेर और जोधपुर ज़िले का जो क्षेत्र था वो जांगल प्रदेश के रूप में जाना जाता था और कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगला और मादी जांगला भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसे इस समय नागौर कहते हैं। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर के नाम से पुकारना पसंद करते थे, यानी उन्होंने जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण की थी। बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ मिलता है। अगला जनपद है मत्स्य जनपद, जो कि वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र था और ये मत्स्य महाजनपद के नाम से इसे जाना जाता है। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक का था। आधुनिक वर्तमान राजस्थान के अलवर और भरतपुर के कुछ भूभाग भी इस मत्स्य जनपद के अंतर्गत आते थे और इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बेराट के नाम से भी जाना जाता है। यानी मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी और उसे वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव था। महाभारत में कहा गया है कि सहज नामक एक राजा ने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। मत्स्य प्रारंभ से ही चेदी राज्य का और कालांतर में यानी वर्तमान में यह विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। तीसरे जनपद के रूप में पढ़ते हैं हम सूरसेन। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में महाजनपद स्थित था और इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनाई तथा राजधानी को मथुरा भी कहते हैं, जिसका वर्णन अपन ने पूर्व में भी जो 16 जनपदों का पिछले बार जब हमने पढ़ा था, 16 महाजनपदों में इसका मथुरा या सूरसेनाई का उल्लेख किया गया था। महाभारत के अनुसार यही यदु यानी यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिले के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग जो सूरसेन के अंतर्गत आता था, वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद यानी सूरसेन जनपद से था। अंतिम
राजस्थान का जो जनपद था वो जनपद था सिवी जनपद, और सिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी। और वहाँ के राजा सुसीन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में उस समय दक्षिण पंजाब की यह सिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी थी। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी और मेवाड़ के अनेक स्थानों के सिवियों के सिक्के भी यहाँ पे हमें प्राप्त हुए। मंदसौर के पास 5 गुहालेख प्राप्त हुए, जिनमें सिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेके दक्षिण तक होना ज्ञात होता है। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली होने के बावजूद इन जनपदों की राज सत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में थी, यानी कुलीन परिवार यानी राज परिवार के हाथों में थी। हालांकि यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी, बावजूद इसके वहाँ पे राज परिवार का शासन हुआ करता था। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संथागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। संथागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे और इसे अनयु विरोध कहा जाता था। जो संस्थागार के जो सदस्य जिस प्रकार से अपने विचार प्रकट करते थे, उन विचारों को अनयु विरोध कहा जाता था। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उन पर मतदान कराया जाता था। मान लीजिए किसी विषय पर उनके बीच में मतभेद होता था या विरोध होता था, तो उस ऐसी स्थिति में वहाँ पे मतदान कराया जाता था, लोगों का मत प्राप्त किया जाता था। मतदान में बहुरंगी सलाखाएँ काम में ली जाती थी। संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। जनपदों की सबसे बड़ी संस्था संथागार। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा के में होता था। जो राज्य के शासन की जितनी भी नीतियों का निर्माण किया जाता था, नियम बनाए जाते थे, वो नियम इसी संथागार संस्था के में बनाए जाते थे। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संस्थागार के अलावा प्रांतीय संस्थागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी और आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ और समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप में इसके पतन के लिए उत्तरदायी बनी। अब हम कुछ वंशों के बारे में जानकारी करते हैं, जिनके अंदर मौर्य वंश है, शुंग वंश है, सातवाहन है, गुप्तवर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, पल्लव और चालुक्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं मौर्य वंश का। मौर्य वंश की बात करें हम तो 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के समय में हुआ। तो इस जनपद का हर्यक वंश के समय इसका हुआ और कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य यानी अधिकार कर लिया था। अब मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, किसने इसकी स्थापना की, इसका प्रतापी राजा कौन था, इसके प्रमुख शासकों के बारे में अपन बात करते हैं। तो ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा धननंद सिंहासन रूढ़ था, यानी वो राजा था। इस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर के आक्रांत था यानी उसके सिकंदर के शासन से परेशान था। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से बड़ी दुखी थी। असहा कर भार यानी ऐसा कर लगा रखा था उस राजा ने जिनको जनता सहन नहीं कर पा रही थी। इसके कारण राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करने और
उस संपूर्ण साम्राज्य को एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श के चरितार्थ को सिद्ध करें। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नक्षत्र मंडल नवमंडल पर कौटिल्य का जो शिष्य था चंद्रगुप्त वो प्रकट हुआ और एक नवीन राजवंश यानी मौर्य वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश की स्थापना करने वाला कौन? कौटिल्य यानी चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त। इसने मौर्य वंश की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपन पढ़ते हैं। इसका जो शासनकाल था 322 से 298 ईस्वी पूर्व में रहा। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक, नंदवंश का शासक था धननंद, इसको चाणक्य ने पराजित किया और 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। 305 ईसा पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसे दे दिया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। मेगस्थनीज को अपनी राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर में विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था और वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।